नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पुरोहित रघुकुल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे वाणिज्य वर्ग से, जो बीकॉम फर्स्ट ईयर का अपने सेशन चलेगा, ठीक है। और उसमें अपन पढ़ेंगे साझेदारी का परिचय। अब दोस्तों आपको बताइए कि वर्तमान युग है वो टेक्निकल सिस्टम से चल रहा है, ठीक है। और वर्तमान में अपने जो इतने शेड्यूल बनाए हुए हैं, सरकार ने इतने शेड्यूल बनाए हैं कि प्रत्येक संस्था में अकाउंटेंट का होना ज़रूरी है, सीए का होना ज़रूरी है। इसी के तहत और सीए और अकाउंटेंट का कार्य वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थी करते हैं, ठीक है। इसीलिए जो वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत सुनहरा युग चल रहा है। कहने का मतलब, एक किसान जो सबसे बड़ा किसान होता है ना, किसान के भी एक अकाउंटेंट यानी एक सीए होना ज़रूरी है। यानी सीए के पास में उनका अकाउंट होना ज़रूरी है, यानी सीए के पास में ऑडिटिंग करवानी पड़ती है, ठीक है। इसी के तहत और सरकारी नौकरियों में भी कई सारी भर्तियां आती है जो केवल वाणिज्य वर्ग विशेष के लिए आती है, ठीक है। इसीलिए आज अपन बीकॉम पार्ट फर्स्ट का टॉपिक है अपने साझेदारी का परिचय, ठीक है। तो साझेदारी के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो नाम से पता चलता है साझेदारी। साझा का अर्थ होता है बांटना। साझा का अर्थ क्या होता है? बांटना। अब साझा कर बांटेंगे कब? जब कम से कम दो व्यक्ति होने जरूरी है। जब दो व्यक्ति होंगे तब आपस में कुछ लाभ कमाया है, जो भी उनकी इनकम हुई है, आय हुई है, उनको अपन बांट सकते हैं। एक व्यक्ति तो कोई बांट नहीं सकता। इसीलिए पहली विशेषता आपकी ये हो जाएगी, कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, क्योंकि बांटना के लिए यानी साझे का अर्थ बांटना, और बांटने के लिए कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे साझेदारी का अर्थ। साझेदारी का अर्थ, अब अर्थ में क्या आ जाएगा? दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर स्वेच्छा से लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई व्यवसाय प्रारंभ करते हैं या कोई कार्य करते हैं तो उसे अपन साझेदारी कहते हैं। अब देखिए, इस परिभाषा में भी बहुत कुछ एक ही लाइन में लिखा हुआ है। दो या दो से अधिक व्यक्ति, यानी कम से कम दो व्यक्ति होने जरूरी है। दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से, अब उसको दबाव डालकर, अपन उसको प्रेशर देकर कोई कार्य नहीं करवा सकते। स्वेच्छा से काम होना चाहिए, ठीक है। स्वेच्छा से, उनकी इच्छा से ही वो कार्य करना चाहिए। दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से लाभ कमाने के उद्देश्य से, उसमें मुख्य रूप से आपको क्या ध्यान रखना है कि लाभ कमाने का उद्देश्य होना चाहिए। लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई व्यवसाय प्रारंभ करते हैं या फिर व्यवसाय करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अपन साझेदारी कहते हैं। उसको सामूहिक रूप से तो साझेदारी कहते हैं, और व्यक्तिगत रूप से उन व्यक्तियों को अपन कहेंगे साझेदार। और सामूहिक रूप से जो साझेदारी होती है उसको अपन फर्म कह सकते हैं, और उसका जो नाम होता है उसको अपन बोलते हैं फर्म का नाम, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अगर आपको इसका अर्थ समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो इनकी विशेषता ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सबसे पहले दो या दो से अधिक व्यक्ति, तो पहली विशेषता भी यही है, दो या दो से अधिक व्यक्ति। फिर स्वेच्छा से कोई व्यवसाय प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो व्यवसाय का होना, उनके मध्य समझौता भी होगा। जब स्वेच्छा से होगी तब आपस में समझौता कर सकते हैं, अगर दबाव से होगा तो वो समझौता होता नहीं है उसमें, ठीक है। तो उनके मध्य कोई समझौता होगा, फिर व्यवसाय प्रारंभ करेंगे, उनका उद्देश्य लाभ कमाना होगा, ठीक है। सभी जो इस परिभाषा में अपन ने जो फैक्ट टू फैक्ट पॉइंट अपन ने पढ़े हैं वो आपकी विशेषता बन जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को यही ध्यान रखना है कि इनका क्या अर्थ हो जाएगा। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर स्वेच्छा से लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई व्यवसाय प्रारंभ करते हैं उससे साझेदारी कहते हैं, उसे साझेदारी कहते हैं।
मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें अपने कितना भी हूबहू भाषा नहीं लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने अनुसार भी सोच समझ कर अगर पढ़ाई करें तो अपने अनुसार भी अपन परिभाषा को लिख सकते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर स्वेच्छा से लाभ कमाने के उद्देश्य से अगर कोई कार्य करते हैं तो वो साझेदारी कहलाती है, और व्यक्तिगत रूप से उसको क्या बोलते हैं अपन, साझेदार कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आता है अधिनियम, यानी साझेदारी है वो किस अधिनियम पर कार्य करती है। उसके बाद में क्या आता है, अधिनियम। साझेदारी है वो किस अधिनियम पर कार्य करती है, तो वर्तमान में जो अधिनियम है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के आधार पर, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के आधार पर वर्तमान में जो साझेदारी संस्थाएं चल रही है वो इसी अधिनियम के आधार पर कार्य कर रही है। ये जो दिशा निर्देश देता है उस दिशा निर्देश के आधार पर ही साझेदारी संस्था कार्य करती है। लेकिन 1932 से पहले भी कोई साझेदारी संस्थाएं तो होगी, अपने अधिनियम तो बनाए भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, लेकिन 1932 से पहले भी कोई साझेदारी तो व्यवसाय तो चलता होगा। वो किसके आधार पर चलता था, तो देखिए 1932 से पहले चलता था भारतीय संविदा, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के आधार पर। अब देखिए वर्तमान में जो अधिनियम चल रहा है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के आधार पर वर्तमान में जो साझेदारी संस्था कार्य करती है वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के आधार पर कर रही है। लेकिन जो 1932 से पहले कोई साझेदारी संस्था कार्य करती थी वो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के आधार पर कार्य कर रहे थे। ठीक है, अब संविदा को आप संविदा कह दो या फिर अनुबंध कह दो, एक ही बात है। ठीक है, कभी कभार ये भी आ सकता है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 तो भी सही है, क्योंकि संविदा को अनुबंध को एक ही बात होती है। ठीक है, तो अर्थ क्लियर हुआ, अधिनियम क्लियर हुआ। इसके बाद में आवश्यकता, अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता के लिए देखिए साझेदारी व्यवसाय की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसमें आपके पहले साझेदारी व्यवसाय नहीं होता था तो उसमें क्या करते थे अपन, एकल व्यवसाय करते थे। ठीक है, और एकल व्यवसाय में कोई न कोई कमियां होगी, उस कमियों को दूर करने के लिए अपन ने क्या किया, साझेदारी व्यवसाय की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब देखिए आवश्यकता क्यों पड़ी, साझेदारी व्यवसाय की आवश्यकता, यहाँ पे मोस्ट ध्यान रखना, आवश्यकता क्यों पड़ी, एकल व्यवसाय की कमियों को दूर करने के लिए, एकल व्यवसाय की कमियों को दूर करने के लिए। अब देखिए साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो एकल व्यवसाय की कमियां हैं उसको दूर करने के लिए अपन ने साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ किए। अब एकल व्यवसाय की कमियां कौन कौन सी थी, तो कमियों में आपको एक दो ध्यान रखना है, सीमित पूंजी, सीमित प्रबंध चातुर्य या प्रबंध भी आप कह सकते हो, सीमित प्रबंध। फिर इसके बाद में अनिश्चित अस्तित्व, अनिश्चित अस्तित्व। ठीक है, ऐसे दो तीन जो कमियां हैं उसके लिए अपन क्या करते हैं, साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। अब देखिए सीमित पूंजी, एकल व्यवसाय करता है ऐसा व्यवसाय जिसमें स्वामी एक ही हो, एक ही व्यक्ति के द्वारा संचालित होता है और उसका स्वामी भी एक ही माना जाता है। ठीक है, जो भी लाभ होता है उस सभी का हकदार भी यानी अधिकारी भी कौन होता है, एक ही व्यक्ति होता है, वो होता है एकल व्यवसाय। अब एकल व्यवसाय में देखिए सीमित पूंजी है, जब एक व्यक्ति व्यवसाय प्रारंभ करता है तो उसकी कम पूंजी लगाकर व्यवसाय प्रारंभ करेगा। उसी के स्थान पर अगर एक जगह एक व्यक्ति कर रहे हैं, एक जगह दो व्यक्ति कर रहे हैं, तो दो व्यक्ति करेंगे तो उसमें डबल पूंजी यानी अधिक पूंजी लगाकर व्यवसाय प्रारंभ करेंगे। ठीक है, इसलिए सीमित पूंजी ये भी एक प्रकार की कमी थी, एकल व्यवसाय की कमी, क्योंकि एक व्यक्ति कार्य करेगा तो वो सीमित पूंजी ही लगाएगा। सीमित प्रबंध, एक जगह दो व्यक्ति व्यवसाय संचालित करते हैं तो उनका मुनाफा अधिक होगा, क्योंकि दो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं और एक जगह एक ही व्यक्ति काम करता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, सीमित प्रबंध, उसका मैनेजमेंट वो भी क्या है, लिमिटेड है। फिर उसके बाद अनिश्चित अस्तित्व, यानी एक व्यवसाय है, एक व्यक्ति है वो व्यवसाय का स्वामी है, अगर वो एक व्यक्ति बीमार हो जाए या फिर पागल हो जाए या फिर यानी हो कोई भी मृत्यु हो जाए तो भी आपके क्या हो जाएगा, व्यवसाय बंद हो सकता है। यानी एकल व्यवसाय का कोई अस्तित्व नहीं होता है, कभी भी एकल व्यवसाय समाप्त हो सकता है, जबकि साझेदारी व्यवसाय होता है वो समाप्त नहीं हो सकता। ये कमियां थी, इस कमियों को दूर करने के लिए अपन ने क्या कर दिया है,
साझेदारी व्यवसाय की आवश्यकता पड़ी और अपन ने साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ कर दिए। फिर इसके बाद में एक मोस्ट कार्य ये था, विकेंद्रीकरण से केंद्रीकरण करना, शक्तियों का विकेंद्रीकरण था, उसको अपन ने क्या कर दिया, केंद्रीकरण। अब देखिए व्यवसाय अपन प्रारंभ करते हैं, साझेदारी व्यवसाय मान लीजिए प्रारंभ कर दिया, ठीक है। दो व्यक्ति थे ए और बी। ए के पास में पूंजी है, यानी इसके पास में पैसे हैं लेकिन अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं, उसके पास में कौशल नहीं है। जबकि बी के पास में कौशल है। कौशल का अर्थ होता है कि व्यवसाय का ज्ञान है, ये व्यवसाय चला सकता है, लेकिन इसके पास में पूंजी नहीं है। दोनों के पास में शक्ति तो है लेकिन कोई काम की नहीं है। ए के पास में पूंजी है, बी के पास में कौशल है। कहने का इसके पास में स्किल है व्यवसाय प्रारंभ करने का, यानी व्यवसाय चलाने का, संचालन कर सकता है, ये मैनेजमेंट कर सकता है। जबकि उसके पास में पूंजी नहीं है। लेकिन ए के पास में पूंजी है लेकिन उसके पास में अनुभव नहीं है, व्यवसाय संचालन नहीं कर सकता। जब ये दोनों आपस में मिल जाए तो ये पूंजी लगाएगा, ये व्यवसाय चलाएगा और ये स्थापना करेंगे किसकी, बिजनेस की। और बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी, व्यवसाय संचालित हो सकता है नहीं। ये पूंजी लगाएगा और बी उसका संचालन करेगा, ये साझेदारी व्यवसाय बन जाएगा, ठीक है। दो शक्तियां थी, वो अलग अलग थी, उसका केंद्र अलग था और उस शक्तियों को अपने मिलाकर एक जगह केंद्रीकरण कर दिया और व्यवसाय प्रारंभ कर दिया, ठीक है। ये भी पहले कमियां थी, उसको दूर करने के लिए अपने क्या कर दिया, साझेदारी व्यवसाय का प्रारंभ कर दिया। यानी शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण था, शक्तियां अलग अलग थी, उसको मिलाकर अपने क्या कर दिया, केंद्रीकरण क्या होता है, एक ही जगह उसको स्थापित कर दिया और साझेदारी व्यवसाय प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। ये था आपके आवश्यकता। फिर इसके बाद में है विशेषता, साझेदारी की विशेषता। अब विशेषता अगर आपने परिभाषा ध्यान से पढ़ी है, परिभाषा अगर आपको याद है तो उसमें विशेषता तो संपूर्ण आंसू की थी। परिभाषा अगर आपको ध्यान है तो विशेषता तो उसमें आ गई थी। अब देखिए विशेषता, साझेदारी की विशेषताएं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति, ये थोड़ा सा ध्यान देना है। एक साझेदारी व्यवसाय में कम से कम दो व्यक्ति होने आवश्यक है। कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, दो व्यक्ति, क्योंकि नाम ही इतना साझेदारी है, साझा का अर्थ होता है बांटना। अगर एक ही व्यक्ति व्यवसाय प्रारंभ करेगा तो लाभ किसको बांटेगा, स्वयं के पास में रहेगा, और यहाँ पे तो बांटने करता है। कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, दो व्यक्ति, यानी आपके साझेदारी व्यवसाय में कम से कम कितने होने चाहिए, दो व्यक्ति। और अधिक तो आपको पता ही कोई लिमिटेशन दी हुई है, उसके अनुसार जो भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार जो लिमिटेशन है उसके अनुसार ही कार्य किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में दो या दो से अधिक व्यक्ति। फिर अगला है समझौता होना चाहिए उसके मध्य, समझौता या अनुबंध, समझौता या अनुबंध जिसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं अपने इंग्लिश में, ठीक है। यानी पहली विशेषता दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, यानी साझेदारी में कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा है समझौता या अनुबंध। अब समझौता भी होना चाहिए कि व्यवसाय प्रारंभ करते उससे पहले समझौता होना चाहिए। अब देखिए समझौता दो प्रकार का होता है, समझौता दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा है, एक तो है लिखित और एक होता है मौखिक। लिखित समझौता और मौखिक समझौता अपने साधारण भाषा में कहते हैं कि कोई भी कार्य करते हैं उससे पहले अपन लिखते हैं एक पेज पे और उसकी सहमति ली जाती है, ठीक है, तो वो होता है लिखित समझौता। और लिखित समझौते को अपन बोलते हैं साझेदारी संलेख। लिखित समझौते को ही अपन क्या बोलते हैं, साझेदारी संलेख। समझौते दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, लिखित और मौखिक। लेकिन भविष्य में कोई वाद विवाद से बचने के लिए कौन सा समझौता उपयुक्त होता है, वो होता है लिखित समझौता। मौखिक से तो कोई भी व्यक्ति होता है, जैसे कि चार पार्टनर्स हैं और उसमें से ए और बी सी डी, और उसमें से जैसे कि डी ने जो अपन ने मौखिक समझौता किया तो उसमें इससे वो मुकर जाता है। कहने का जो मौखिक होता है उसे तो वो मुकर सकता है, वाद विवाद हो सकता है भविष्य में, लेकिन जो लिखित होता है वो तो लिखा हुआ अपने पास में साक्ष्य प्राप्त होता है, प्रमाण होता है, ठीक है। इसलिए लिखित समझौता ही उपयुक्त रहता है किसी भी व्यवसाय में, ठीक है। समझौते दो प्रकार के होते हैं, लिखित और मौखिक। जो लिखित समझौता होता है उसे साझेदारी संलेख कहते हैं, पार्टनरशिप डीड उसको बोलते हैं, ठीक है।
उसको क्या बोलते हैं? साझेदारी संलेख, लिखित समझौते को। फिर इसके बाद में देखिए तीसरा इसमें विशेषता क्या हो जाएगी? व्यवसाय का होना। अब ऐसा नहीं अपन पार्टनरशिप तो बन गए लेकिन कोई व्यवसाय नहीं है, कोई लेन देन नहीं करते हैं, जो व्यवसाय की नीति होती है उसके अनुसार अपने कार्य नहीं कर रहे, कोई व्यवसाय है ही नहीं अपने पास में, तो वो साझेदारी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, साझेदारी में व्यवसाय होना अनिवार्य है। फिर इसके बाद में व्यवसाय के बाद में अपन पारस्परिक संबंध, पारस्परिक अभिकरण आप कह सकते हो, संबंध कह सकते हो। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अभिकरण का अर्थ होता है पारस्परिक, आपस में एक दूसरे के एजेंट। अभिकरण का अर्थ होता है एजेंट, इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हो? उसको एजेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभिकरण का अर्थ होता है एजेंट। कहने का मतलब मान लीजिए दो व्यवसायी हैं, ए और बी, दोनों ने व्यवसाय प्रारंभ किया। अब ए कोई काम बताएगा बी को कि ये आपको काम करना है, तो बी को क्या मानना चाहिए कि ये हमारा प्रधान है, हमसे बड़ा है, हमारा प्रधान है, हमारा स्वामी इसको मानना है, और बी को काम कह रहा है तो बी को ये काम करना चाहिए, एजेंट बनकर कार्य करना चाहिए। ठीक है, ए और बी दोनों व्यवसाय में साझेदार है, तो दोनों का जो पद होता है, दोनों का जो स्तर लेवल होता है वो तो समान होता है, लेकिन जब ए उसको काम बताएगा कि ये काम अपन को करना है, तो ए को बी को क्या मानना चाहिए कि मैं ए का एजेंट हूँ, ऐसा मानकर वो कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, और जब बी ये कार्य बताएगा ए को कि अपन को ये कार्य करना है, तब ए को ये मानना चाहिए कि मैं बी का एजेंट हूँ। ठीक है, और ये मानकर अपन कार्य करेंगे तो ही साझेदारी व्यवसाय का संचालन किया जा सकता है और लाभ कमा सकते हैं। नहीं तो ए तो कह देगा कि आपको इतना माल वहां पे भेजना है, ठीक है, सी के पास में, तो बी ने तो भेज दिया एजेंट मानकर, उसने तो काम कर दिया। ठीक है, फिर बी कहेगा कि आपको सी के पास से पैसे लाने हैं, लेकिन ए बोलेगा कि मैं तो नहीं लाऊंगा। ठीक है, तो व्यवसाय नहीं संचालित होगा, व्यवसाय कभी नहीं चल सकता। कहने का मतलब साझेदार है, आपस में एक दूसरे के एजेंट और प्रधान मानकर ये संबंध स्थापित करके अगर कार्य करते हैं तो अपना व्यवसाय फलीभूत हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद में है लाभ का बंटवारा। लाभ का बंटवारा या लाभ का विभाजन। कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं अपन, व्यवसाय करने के बाद में निश्चित समय के पश्चात जो भी अपने लाभ होता है या फिर हानि होती है उसका विभाजन होना अनिवार्य है, लाभ का बंटवारा होना अनिवार्य है किसी भी साझेदारी व्यवसाय में। ठीक है, फिर इसके बाद में होता है साझेदारी का दायित्व। साझेदारी का दायित्व यानी जो भी आपके साझेदार हैं वो साझेदारी का दायित्व उनके पास में सुनिश्चित होना चाहिए। ठीक है, साझेदारी का दायित्व, किसी का दायित्व होता है सीमित दायित्व, किसी का असीमित दायित्व होता है, लेकिन सभी का सीमित दायित्व नहीं हो सकता, ये भी आपको ध्यान रखना। नोट है, किसी भी साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदारों का दायित्व सीमित नहीं हो सकता, उनमें से किसी एक या एक से अधिक साझेदारों का दायित्व असीमित भी होता है। ठीक है, सभी साझेदारों का दायित्व सीमित नहीं हो सकता। अब ये सीमित दायित्व और असीमित दायित्व क्या होते हैं इसके बारे में आपको विस्तार से बता दिया जाएगा। ठीक है, ये थे आपकी विशेषताएं। पहले अपन ने पढ़ा अर्थ, फिर उसके बाद में पढ़ा है अधिनियम। अर्थ क्या था? दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा से लाभ कमाने के उद्देश्य से अगर कोई कार्य करते हैं तो वो क्या कहलाता है? साझेदारी कहलाता है। व्यक्तिगत रूप से साझेदार और सामूहिक रूप से फर्म उसको बोलते हैं, तो फर्म का नाम होता है उसको फर्म का नाम, जिस नाम से वो फर्म चलती है। फिर इसके बाद में अधिनियम था भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, और फिर इसके बाद में आवश्यकता थी एकल व्यवसाय की कमियों को दूर करना, उसके बाद में थी विशेषताएं। ये था आपका आज का टॉपिक, साझेदारी का परिचय। नेक्स्ट टॉपिक है जो साझेदारी के प्रकार हैं, साझेदारी संलेख किसे कहते हैं, और साझेदारी संलेख में सम्मिलित होने वाली बातें कौन सी है, और साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम कौन से हैं, उसके बारे में अपन जो क्लास लेंगे वो आने वाले क्लास यानी कल अपन इसी के बारे में आगे जोड़ते हुए क्या कर देंगे, क्लास ले लेंगे। ठीक है, इसी के साथ में आप स्वयं का और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।